गुड आफ्टरनून। विधानसभा पढ़ रहे थे और विधानसभा के अध्यक्ष पढ़ लिए हमने, सारे पढ़ लिए और उपाध्यक्ष भी पढ़ लिए। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन कौन कैसे कैसे लिस्ट बना ली थी हमने पूरी, पहले से लेकर पूरी 15वीं तक। अच्छा, हमने ये बात कर ली थी क्या कि कौन से विधानसभा अध्यक्ष के बारे में तथ्य क्या क्या है। जैसे ऐसा विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी रहे, लिखा हमने, थोड़े लिखे थे क्या। जैसे हीरालाल देवपुरा, वो राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष रहे जो कि सीएम भी रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष जो कि आपके उपाध्यक्ष भी रहे, ऐसे तो बहुत सारे थे। सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मेरधा, सबसे कम समय तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष समर्थलाल मीणा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, ऐसे विधानसभा जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा अध्यक्ष रहे, 3 रहे थे 10वीं में, पता है ना आपको, 3 रहे थे। हरिशंकर भाबड़ा रहे, गिरिराज प्रसाद रहे और समर्थलाल मीणा रहे। और ऐसे ये कुछ तथ्य हैं जो विशेष तौर पे आपको लिखा दिए गए हैं सारे, उनको आप थोड़ा देख लेना। आप इनके बारे में अक्सर खूब सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न मेरे ख्याल से आपके जितने आएंगे उनमें से 30% तक के प्रश्न इस तरीके के होंगे जिसमें राजस्थान विशेष के तथ्य पूछे जाएंगे। लगभग जैसे मान लीजिए 20 प्रश्न आते हैं ना पॉलिटी के, 20 में से ये तय मान लीजिए कि 6, 7, 8 प्रश्न ऐसे होंगे जो राजस्थान के संदर्भ में तथ्यात्मक प्रश्न होंगे। इनकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। उपाध्यक्ष की बात कर ली हमने कि उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, कैसे क्या होता है, कर ली थी। उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने में से ही कर लेते हैं। और अच्छा, दोनों ही इस पद के लिए शपथ नहीं लेते हैं, शपथ वो सदस्य के रूप में ले चुके होते हैं प्रोटेम स्पीकर के सामने। तो उपाध्यक्ष हो गया था, है ना। अब क्या बचा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए। और अब देखिए हम थोड़ा सा विधानसभा के संबंध में कुछ और तथ्य, राजस्थान की पहली विधानसभा से लेकर 15वीं विधानसभा तक के तथ्य, उनकी बात तो बाद में करेंगे। पहले मैं कुछ सामान्य सी बातें बता देता हूं कि विधानसभा में कौन कौन सी कैसी कैसी क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो विधायकों की योग्यता से शुरू करते हैं हम, योग्यता और अयोग्यता, इन 2 चीजों पे बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए विधायकों की योग्यताएं, और विधायकों की योग्यताओं का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, बोलिए। योग्यताओं का जिक्र 173 में, 173 में, अनुच्छेद 173, योग्यताओं का जिक्र है कि योग्यताएं क्या क्या होंगी। जैसे आर्टिकल 84 में ना सांसदों की योग्यता, वैसे आर्टिकल 173 में विधायकों की योग्यता है। योग्यता में कहा गया कि भारत का नागरिक हो, कहा गया कि यदि वो विधानसभा का सदस्य है, बनना चाहता है तो 25 वर्ष की आयु, और विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरे बिंदु में ये कहा गया कि वो शपथ ले चुका हो। शपथ किस बारे में शपथ लेता है पहले, कौन, विधायक नहीं। चुनाव लड़ने के लिए जो होता है ना सदस्य, प्रत्याशी, तो एक सीट पे 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 10 शपथ लेंगे पहले, ध्यान रखना। तो और उनकी शपथ का, वो प्रत्याशी विधायक के प्रत्याशी की शपथ का जिक्र प्रारूप कहां दिया हुआ है, 3री अनुसूची में है, संविधान की 3री अनुसूची में। तो वो शपथ प्रत्याशी के रूप में शपथ ग्रहण कर चुका हो। और चौथा बिंदु यह है कि वे समस्त योग्यताएं जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे, संसद विधि बनाकर जो भी योग्यताएं तय करेगी वो योग्यताएं। तो आपकी ये 4 प्रकार की योग्यताओं का जिक्र है आर्टिकल 173 में। नागरिक हो, आयु संबंधी, और शपथ ले चुका हो 3री अनुसूची में जो प्रत्याशी के लिए निर्धारित है वो। संसद ने विधि बनाकर योग्यताओं को निर्धारित किया। एक तो ये किया कि जो भी सीट अगर रिजर्व कैटेगरी की है तो जिस कैटेगरी की वो रिजर्व सीट है, उस सीट पर केवल उसी कैटेगरी का व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा, जबकि अनरिजर्व सीट पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।
रिजर्व सीट पर उसी कैटेगरी का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा और दूसरा नहीं लड़ पाएगा। ये उसकी योग्यता है। उसके लिए ये एक विधि बनाकर ये कुछ योग्यताओं को और निर्धारित कर दिया गया। तो ये तो है योग्यताएं। लेकिन देखिए, विधायकों की अयोग्यताएं एक बड़ा मामला है। अयोग्यताएं कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 191 में। और इसमें कहा गया कि कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता, और यदि वो विधानसभा का सदस्य कोई व्यक्ति बन भी गया जिस समय उसमें योग्यता थी, लेकिन बनने के बाद में अगर उसमें कोई किसी किस्म की अयोग्यता आ जाए तो फिर वो सदस्य नहीं रह सकता। कौन कौन सी अयोग्यता है जो उसमें बाद में भी आ गई तो वो हट जाएगा। तो इसमें एक तो कहा गया क्या कि यदि वो भारत का नागरिक न रहे, जिस समय बना उस समय था, और विधायक बनने के बाद में उसने कहीं और की नागरिकता प्राप्त कर ली, भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो भारत की नागरिकता छोड़ती है वो विधायक स्वतः ही अयोग्य हो गया, नहीं रहेगा वो सदन का सदस्य। एक बात। दूसरी क्या? आयु तो कम होगी नहीं उसकी, आयु समय तो होगा ही नहीं ना, वो तो अयोग्यता होगी नहीं। वो तो अयोग्य कैसे बनेगा? कोई व्यक्ति 30 साल का हो गया, वो वापस 29 साल का कैसे बनेगा? वो तो पॉसिबल नहीं। फिर दूसरा कहा गया कि यदि वो व्यक्ति यदि किसी सामाजिक अपराध में लिप्त पाया गया, सामाजिक अपराध में लिप्त पाया गया, और सामाजिक अपराध के लिए कहा गया जैसे कोई सती प्रथा में, जातिगत भेदभाव में, इन सामाजिक अपराधों में यदि वो लिप्त पाया जाता है तो वो अयोग्य हो जाएगा। तीसरा ये कहा गया कि यदि उस व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो, तो फिर वो 6 वर्ष तक के लिए अयोग्य हो जाएगा। राहुल गांधी सांसद में है ना, विधायकों पे भी है। 2 वर्ष तक की अगर उसे सजा मिल गई तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष की सजा पूरी होने के बाद 6 वर्ष तक वो 6 साल तक वो अयोग्य होगा। ये ध्यान रखें। फिर एक बात ये कही गई कि यदि वो चुनावी मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, चुनावी मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, एक बात ये कही गई। एक ये कही गई कि यदि वो किसी लाभ के पद पर लाभ का पद धारण कर ले, विधायक बनने के बाद किसी लाभ के पद को धारण कर ले वो, तो ये समस्त प्रकार की अयोग्यताएं हैं। जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा वो अयोग्य हो जाएगा। और बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा एक बात यह भी लिख दी गई कि यदि वो दल बदल कर ले, अगर वो दल बदल कर लेगा तो भी वो अयोग्य हो जाएगा, विधायक नहीं रहेगा। लेकिन अब दल बदल कहते किसे हैं? किस मामले को हम दल बदल कहें? इसकी परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, मामला थोड़ा पेचीदा है। तो यहां तो केवल दल बदल कर लेगा तो अयोग्य हो जाएगा, ये कह दिया गया है। लेकिन अब दल बदल कैसे होता है, किसे कहते हैं, वो बात कहां लिखी गई विस्तार से? 10वीं अनुसूची में। जानते हैं ना, 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची जुड़ी, दल बदल कानून बना, और दल बदल के कानूनों को 10वीं अनुसूची में निर्धारित किया गया। तो वो दल बदल क्या है उसको समझना आप। दल बदल की बात को हम थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं। तो दल बदल संबंधी अयोग्यता, कौन से संविधान संशोधन में आई? पहली बात तो ये कि इसका संबंध किससे है? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा ये आई, और कहां जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची में। एक और अनुच्छेद संविधान संशोधन भी है जिसका संबंध दल बदल से है, वो बाद में एक और इसमें चेंज किया गया, वो 91वां संविधान संशोधन, आपको पता होगा, 91st, जो मंत्रियों पर भी दल बदल लागू कर दिया गया। अभी केवल विधायकों पे था, 91 में मंत्रियों पर भी दल बदल के प्रावधान लागू कर दिए। क्या ऑप्शन है, क्या जानते हैं आप दल बदल से, ये बताइए आप। अभी तक आप दल बदल से क्या जानते हैं? एक दल से दूसरे दल में चला जाए, क्या होगा? मान लीजिए ए पार्टी का था, बी पार्टी में चला गया, क्या होगा? कहां से अयोग्य हो जाएगा? सदस्यता समाप्त हो जाएगी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर वो विधायक है तो विधायक के रूप में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या दल बदल का मतलब इतना ही है? देखना आप, 2-3 बिंदु हैं इसमें, सारी बात समझना। पहला ऑप्शन है
किसी राजनीतिक दल का सदस्य है कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल का सदस्य है तो क्या होगा? तो होगा ये, इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति ए पार्टी का सदस्य है और वो बी पार्टी में चला जाता है और वो क्या है, विधायक है, तो अब उसकी विधानसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। विधानसभा की, विधान परिषद की, जहां का भी वो सदस्य है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस का है बीजेपी में गया, बीजेपी का है कांग्रेस में गया, विधायक के रूप में सदस्यता समाप्त है। ये इसलिए किया गया ताकि दल बदल के प्रावधानों को रोका जा सके, दल बदल के इन चीजों को रोका जा सके, इन पे नियंत्रण बनाए रखा जा सके। अब किसी व्यक्ति की अगर विधायक के रूप में सदस्यता ही समाप्त हो जाए तो क्यों वो व्यक्ति जाएगा एक दल से दूसरे दल में? रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? लग जाएगी। तो ये उसके ऊपर रोक लगेगी, वो अब दूसरे दल में नहीं जाएगा। समझ गए? लेकिन इसमें एक बात यह कह दी गई कि यदि किसी पार्टी के, मैं मूल 52वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं, यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल में चले जाए, अकेला नहीं जा रहा है, एक साथ 1/3 सदस्य जा रहे हैं, 1/3 सदस्य किसे मानेंगे आप? विधानसभा में या विधान परिषद में जिस सदन में उस दल के टोटल जितने सदस्य हैं उनमें से 1/3। पूरे कांग्रेसियों के 1/3 नहीं, पूरे बीजेपी भाजपाइयों के 1/3 नहीं, उस सदन में जो सदस्य है ना जितने, उसके 1/3। सदन की तो बात चल रही है हमारे। तो उसके 1/3 सदस्य अगर किसी दूसरे दल में चले जाएंगे तो क्या होगा? उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो फिर सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 1/3 साथ जाएंगे तो नहीं होगी, अकेला जाएगा, 2 चले जाएंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी दल की किसी सदन में सीट 3 है, अब कोई एक व्यक्ति, उन 3 में से एक व्यक्ति दूसरे दल में चला गया, सदस्यता समाप्त होगी कि नहीं होगी? बोलिए। नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी? अकेला ही तो है, क्यों नहीं हुई? 1/3 हो गया। समझ गए आप? तो 1/3 जाएंगे तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी, वरना सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो अब तक पहले तो थी यह समस्या छोटी कि एक व्यक्ति जाता था, कोई भी चला जाता था, ठीक है, उसको रोकने के लिए। लेकिन हमारे नेता इससे भी आगे पहुंच गए। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने जो अकेले जा रहे थे, आसपास में पूछ पूछ के, चलोगे? मैं तो जा रहा हूं, चलोगे? और साथ अपने गुट बना लिया, तैयार करके जा रहे हैं सारे के सारे। तो अब तक जो समस्या व्यक्तिगत थी अब वो सामूहिक हो गई, बड़ी हो गई। समस्या मिटाने आए थे, समस्या बड़ी करके चले गए। 1/3 का मामला था ना, समस्या और बड़ी हो गई। तो फिर हमने 91वां संविधान संशोधन किया, और उस 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या किया, इस 1/3 की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? 2/3 कर दिया। कि अब अगर सदस्यता से बचना है, मतलब सदस्यता की समाप्ति से बचना है, तो 2/3 सदस्यों को साथ जाना पड़ेगा। 1/3 अगर जाएंगे अब, सदस्यता समाप्त है। 2/3 को जाना पड़ेगा, मतलब मुश्किल कर दिया कि नहीं कर दिया? बताइए आप। किसी सदन में किसी दल के मान लीजिए कि 25 सदस्य हैं, मान लीजिए, या 24 सदस्य हैं, मान लीजिए 24 सदस्य हैं। अब तक 1/3 का मतलब 8 को ही जाना था। 8 या 9 चले जाते, 10 चले जाते, सदस्यता बच जाएगी। अब कह दिया 24 में से कितने को जाना पड़ेगा? कम से कम 16 को तो जाना ही पड़ेगा। 16 से कम जाएंगे 24 में से तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। तो ये आपके 2/3 के प्रावधान कर दिया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 से। ये आपके दल बदल संबंधी प्रावधान है, किसी एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में जाने की बात है। ठीक है। अब देखिए आगे। अच्छा, किसी दल में अगर मान लीजिए विभाजन हो जाए और दूसरे दल में मान लीजिए कोई पार्टी है, ए पार्टी है, वो टूट गई, उसकी बी बन गई और सी बन गई, मान लीजिए ए पार्टी का वजूद ही खत्म हो गया, 2 भागों में बट गई। इसके टोटल सदस्य है मान लीजिए 24 ही थे। 24 में से मान लीजिए कि 20 तो इधर चले गए, 4 इधर चले गए, मान लीजिए
तो अब बताइए सी पार्टी के जो सदस्य हैं 4, इनकी सदस्यता समाप्त होगी कि नहीं होगी? इन्होंने दल बदल नहीं किया है, इसे दल के टूटने को दल बदल नहीं माना जाएगा। वो अलग दल है, वजूद है इसका अलग, वो अलग दल बना है, वो दल बदल नहीं माना जाएगा। अभी शिवसेना टूटी है, एकनाथ शिंदे और आपके उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा नहीं बचे हैं, बहुत कम बचे हैं, तो वो सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी, वो दल का टूटना है, वो दल बदल के दायरे में नहीं आएगा। वो कोई एक दल छोटा दल है, मान लीजिए वो दल पूरा का पूरा दल किसी में शामिल हो जाए तो टूटने की बात है। अब शामिल होने की देखिए, कोई दल है वो पूरा का पूरा ही किसी दूसरे दल में शामिल हो गया, तो पूरा का पूरा हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो दल बदल थोड़ी ना है, पूरा का पूरा हो गया। हमारे यहाँ तो 2/3 भी हो जाता है ना शामिल, तो भी दिक्कत नहीं है, वो तो पूरा 100% हो रहा है। अच्छा, अभी आपने देखा कि बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में गए थे, पता है आपको सदस्यता समाप्त क्यों नहीं हुई? 6 थे, 6 के 6 चले गए, सदस्यता समाप्त। 4 भी जाते तो भी दिक्कत नहीं थी, 3 जाते तो दिक्कत हो जाती। समझ पा रहे हैं आप ये बात? एक प्रावधान तो ये है, ठीक है, किसी एक दल से दूसरे दल में जाने की बात। दूसरा प्रावधान देखना वो है यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय है तो क्या होगा। कोई निर्दलीय व्यक्ति जो किसी दल के चिन्ह पर चुनाव नहीं जीता, अब वो व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद किसी दल में शामिल होना चाहे, किसी भी दल में, मान लीजिए सत्ता पक्ष में विपक्ष में, शामिल हो सकता कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ज्यादातर लोगों को हमें लगता है कि वो हो सकता है, लेकिन निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर उसने किसी भी दल को ज्वाइन किया उसकी सदस्यता समाप्त है, ये ध्यान रखनी है बात। समर्थन करना अलग बात होती है, दल बदल में नहीं आता समर्थन करना। समर्थन तो कोई दल भी कर सकता है किसी का, वो अलग बात है। निर्दलीय समर्थन करना अलग बात है, दल बदल मतलब उस दल को ही ज्वाइन कर लेना। तो निर्दलीय व्यक्ति अगर किसी दल को ज्वाइन करेगा तो सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान रखनी बात, ये सामान्यतः यहां गड़बड़ करते हैं लोग। और तीसरा ऑप्शन एक और है कि सदस्य अगर मनोनीत है तो क्या होगा। मनोनीत सदस्य अगर मान लीजिए दल बदल करे तो क्या है, तो इसके लिए ग्रेस पीरियड दिया गया, इसके लिए अलग प्रावधान किया गया। कहा गया कि इसके मनोनयन की तारीख ये और मनोनयन की तिथि से ये 6 महीने का समय। इस मनोनयन की तिथि से 6 माह के भीतर अगर वो किसी भी दल का सदस्य नहीं है पहले, तो किसी दल को ज्वाइन कर ले। किसी एक दल का सदस्य है, वो किसी दूसरे दल में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं आप ये बात? 6 महीने का समय दिया इसे, 6 महीने तक कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के बाद सदस्यता समाप्त। ठीक है। अब एक बात जो बहुत विशेष है इस पूरे प्रकरण में, और एक बात इस प्रकरण से अलग भी, कि मान लीजिए अयोग्यता से संबंधित विवाद हुआ, अयोग्यता से संबंधित हुआ विवाद, तो उस विवाद का निर्णय करेगा कौन? तो देखिए, अयोग्यता से संबंधित विवाद हुआ तो 2 मसले हैं। एक मसला तो है अन्य सभी प्रकार की अयोग्यताएं, और एक प्रकार का मसला है दल बदल। एक तो है दल बदल का मामला, एक है अन्य सारी किसी भी प्रकार की अयोग्यता। तो दल बदल को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की अयोग्यता के विवाद का निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से करेगा? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग।
और ये कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 192। ये हमने पढ़ा भी है पहले। लेकिन दल बदल संबंधी अगर अयोग्यता हुई तो इस अयोग्यता के विवाद का निर्णय करेगा पीठासीन। का मतलब क्या समझते हैं आप? विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति, मतलब कि सदन का अध्यक्ष पीठासीन करेगा। और पीठासीन ऐसा जो निर्णय करेगा, ये कहां लिखी गई बात? ये बात लिखी गई है 10वीं अनुसूची के 10वीं अनुसूची में लिखी गई ये बात, और 10वीं अनुसूची का भी 7वां पैरा, उसमें लिखी है ये बात, इसका 7वां पैरा। अच्छा, एक बात और देखना कि दल बदल संबंधी, इसमें लिखा गया 7वें पैरे में एक बात लिखी गई कि दल बदल संबंधी अयोग्यताओं पर पीठासीन का निर्णय अंतिम होगा। ये जो निर्णय है पीठासीन का निर्णय, इसका अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा, ये कहा गया। इसका अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा, ये लिखा गया। अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा, इस बात का सेंस ये निकाला गया कि इसका मतलब यह है कि पीठासीन ने जो भी फैसला दिया, इस फैसले को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, इसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसका अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा, यह लिखा गया था। तो फिर बाद में कोर्ट में केस आया, और कोर्ट में केस आता है वो किहोतो होलोहान लिखा था हमने? नहीं लिखा था। बनाम जाचिल्लू केस 1992। ये जापान के शहरों के नाम नहीं है, ये एक केस आया था भारत में सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये जो लिखा हुआ है ना 10वीं अनुसूची के 7वें पैरे में कि पीठासीन अंतिम निर्णय करेगा, इस अंतिम निर्णय को न्यायिक पुनरावलोकन का वो नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि पीठासीन जो ऐसा निर्णय देगा वो अंतिम नहीं होगा। अंतिम निर्णय का मतलब ये मत समझ लीजिए कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इस केस में कहा कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा, इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। समझ गए? ये 1992 के किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्लू केस का निर्णय है, तो ये ध्यान रखना है आपको। समझ पा रहे हैं आप? लिखें सारा, लिखें पहले आप विधायकों की योग्यताएं। विधायकों की योग्यताएं, और लिखिए इसमें अनुच्छेद 173। लिखिए नंबर 1 पे, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा लिखें विधानसभा के लिए 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। फिर लिखें प्रत्याशी के रूप में तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण की हो। शपथ ग्रहण की हो। और फिर लिखें
वे समस्त योग्यताएं जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। वे समस्त योग्यताएं जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। लिखिए आगे। अयोग्यताएं अनुच्छेद 151 में। लिखिए पहला, भारत का नागरिक न हो। भारत का नागरिक ना हो। दूसरा लिखें, किसी सामाजिक अपराध में लिप्त हो। फिर लिखें तीसरा, किसी चुनावी मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त हो। किसी चुनावी मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त हो। फिर लिखें, किसी लाभ के पद पर हो। किसी लाभ के पद पर हो। फिर लिखें, किसी मामले में 2 वर्ष या अधिक की सजा, 2 वर्ष या अधिक की सजा प्राप्त की हो तो 6 वर्ष तक वह अयोग्य होगा। फिर लिखें आगे, दल बदल कानून का उल्लंघन किया हो। दल बदल कानून का उल्लंघन किया हो। और फिर लिखें एक और, वे समस्त अयोग्यताएं जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। वे समस्त अयोग्यताएं जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। लिखिए आप आगे, दल बदल संबंधी अयोग्यता। लेकिन 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर सांसदों और विधायकों के लिए दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का
निर्धारण किया गया। दल बदल संबंधी अयोग्यताओं का निर्धारण किया गया। ठीक है, लिखें क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। पहला ऑप्शन लिख लें, किसी राजनीतिक दल का सदस्य। किसी राजनीतिक दल का सदस्य। देखिए, किसी एक राजनीतिक दल का सदस्य यदि किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसकी विधानमंडल की सदस्यता, विधानमंडल लिखा रहा हूं क्योंकि इस विधानसभा विधान परिषद दोनों शामिल है, तो उसकी विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाती है। विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लिखिए, आगे लिखिए। मैं एक तिहाई का नहीं लिखा था, वर्तमान में जो लागू वही लिख लेते हैं हम, या एक तिहाई वाला भी लिखा हूं 52 में जो एक तिहाई किया गया, उसकी तो क्या जरूरत है अब। देखिए, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची में संशोधन कर 10वीं अनुसूची में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया कि किसी दल के दो तिहाई सदस्यों के एक साथ किसी दल से, पहले छोटा सा लिख लीजिए, किसी सदन में किसी दल के, सदन की एक तिहाई, किसी सदन में ही तो होगा ही, किसी सदन में किसी दल के, क्या लिखा, दो तिहाई सदस्यों के एक साथ किसी दूसरे दल में शामिल होना दल बदल नहीं माना जाएगा। शामिल होना दल बदल नहीं माना जाएगा। समझ गया आप ये बात? दल बदल नहीं माना जाएगा। दूसरा लिखें, निर्दलीय सदस्य। निर्दलीय सदस्य लिखिए। लिखिए, लिखें इसमें, किसी निर्दलीय सदस्य के किसी निर्दलीय सदस्य के किसी दूसरे दल में, किसी निर्दलीय सदस्य के किसी दल में शामिल हो जाने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर लिखें मनोनीत सदस्य। लिखिए किसी मनोनीत सदस्य के मनोनयन की तिथि से 6 माह बाद किसी दल में शामिल होने अथवा दल परिवर्तन करने पर अथवा दल बदलने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 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 ठीक है, मतलब ये 6 माह के भीतर ये कर सकता है, 6 माह का ग्रेस पीरियड है उसको। चलिए फिर देखिए, आप आगे लिखें विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय। विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय। विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय। लिखिए लिखें विधायकों की दल बदल को छोड़कर या दल बदल के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अयोग्यता के विवाद का निर्णय, किसी भी प्रकार की अयोग्यता के विवाद का निर्णय केंद्रीय चुनाव आयोग की सलाह से केंद्रीय चुनाव आयोग की सलाह से, केंद्रीय चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग नहीं है, ध्यान रखना। केंद्रीय चुनाव आयोग की सलाह से राज्यपाल करता है। और डैश करके लिख लें अनुच्छेद 192 192 192 लिखें आगे। अगली पंक्ति में लिखें विधायकों की दल बदल संबंधी अयोग्यता के विवाद का अंतिम निर्णय पीठासीन करता है। पीठासीन करता है। और आगे डैश करके लिख लीजिए 10वीं अनुसूची का 7वां पैरा। लिखें आगे। लेकिन 10वीं अनुसूची में वर्णित
10वीं अनुसूची में वर्णित पीठासीन के अंतिम निर्णय शब्दावली का पीठासीन के अंतिम निर्णय शब्दावली का अर्थ यह निकाला गया कि छोटी कनेक्टिव है ना ये, कि पीठासीन के इस निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। पीठासीन के इस निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लिखें कि हो तो होलोहान बनाम जाचिल्लू केस, कि हो तो होलोहान बनाम जाचिल्लू वाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पीठासीन के इस निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। पीठासीन के इस निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, मतलब क्या हुआ, इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। पीठासीन के इस निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। बताइए क्या स्पष्ट है ये? वो मामले को जो लेके गए ना, उनका नाम है, ये आदमी का नाम है कि हो तो होलोहान। हाँ, सभी के नाम सुरेश रमेश थोड़ा ना होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपके योग्यता और अयोग्यता का मामला है विधायकों का, और समझ आया होगा, ठीक है, यहां तक का मामला। एक छोटी सी बात पहले, बाकी और दूसरी बात तो कल करेंगे। एक छोटी सी बात और है, उसकी बात मैं बता देता हूं। यहां पर आर्टिकल 188 विधानसभा में या विधानमंडल में शपथ का मामला नहीं है, 177 का मामला है, 188 नहीं, 177 कि विधानमंडल में महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार, संसद में जो अधिकार है ना महान्यायवादी के और मंत्रियों के, वो आर्टिकल 88 में है, ये आर्टिकल 177 में, अनुच्छेद 177। तो देखिए महाधिवक्ता के क्या अधिकार, महाधिवक्ता की स्थिति वही है राज्य में जो केंद्र में महान्यायवादी की है, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि परामर्शदाता। और महाधिवक्ता के अधिकार क्या है कि महाधिवक्ता राज्य की विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, बात कर सकता है, बहस कर सकता है, रख सकता है। लेकिन जब वोटिंग होगी तो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता? वोट नहीं दे सकता, ठीक है। जहां तक बात मंत्री की है, मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। विधानसभा का सदस्य तो विधान परिषद में भी भाग ले सकता है, विधान परिषद का सदस्य तो विधानसभा में भी भाग ले सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है 6 माह तक के लिए, तो क्या वो बैठकों में भाग ले सकता है? ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है, किसी भी सदन की बैठक में। वोटिंग करेगा तो वोटिंग केवल उस सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं तो किसी भी सदन में नहीं करेगा।
इसका मतलब वोटिंग करने का अधिकार केवल सदस्यों को ही होता है। समझ रहे हैं आप? दोनों का मतलब समझ लेना। ये चूंकि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, वोटिंग कहीं नहीं कर पाएगा। मंत्री उसी सदन में कर पाएगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, विधानमंडल में महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार, अनुच्छेद 177। लिखिए, पहले महाधिवक्ता लिखे। लेकिन महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। वह विधानमंडल के किसी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। वह विधानमंडल के किसी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। लेकिन मतदान नहीं कर सकता। फिर लिखे आगे मंत्री। लिखे, मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वह मतदान केवल उस सदन में करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। जिस सदन का वह सदस्य होता है। इसका मतलब अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं तो वोटिंग कहीं नहीं करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी आगे सत्र वगैरह की जितनी भी बात है वो हम कल करते हैं।